आज आप लोगों के सामने मैं सम्मुख हूँ। बीपीएससी 144 दक्षिण एशिया एक परिचय। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि दक्षिण एशिया वास्तव में है क्या। दक्षिण एशिया वास्तव में एक भू राजनीतिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट। तो जो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है, जिसमें आप शुरुआत कर सकते हैं अफगानिस्तान से, जो एक समय में भारत का पार्ट था। उसके अलावा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये दोनों 1947 से लेकर के 73 के बीच में पार्ट रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से विभाजित होता है, 1947 में पाकिस्तान भारत से विभाजित होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 1936 तक म्यांमार जो है वो भारत का पार्ट है। तो जो दक्षिण एशिया है वह एक भौगोलिक कंसेप्ट जरूर है, लेकिन यह एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और ये देश सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से ही एक दूसरे के निकट नहीं है, बल्कि इनके सांस्कृतिक विरासत, इनकी आर्थिक आवश्यकताएं, इनकी सामाजिक संरचना और इनकी जो सामाजिक चुनौतियां हैं, इनके जो सांस्कृतिक संदर्भ हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए ही हम दक्षिण एशिया को अच्छे से समझ सकते हैं। और जब हम दक्षिण एशिया के अच्छाइयों के साथ-साथ इसकी चुनौतियों पे चर्चा करेंगे, तो हम दक्षिण एशियाई संगठनों की या दक्षिण एशिया के जो राजनीतिक, आर्थिक संदर्भ हैं, सांस्कृतिक संदर्भ हैं, इनकी तुलना संक्षेप में हम यूरोप के राजनीति से करेंगे, तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि आखिर दक्षिण एशिया क्यों पिछड़ रहा है और क्या वो कारण हैं जिनके कारण से हम अगर कोई संगठन भी आपस में बनाते हैं तो वो बहुत गतिशील नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज, एक चीज और भी हम देखते हैं कि इन संगठनों के अलावा भी हम क्या वो कर सकते हैं, क्या हमारा प्रेरक बिंदु हो सकता है जिनके माध्यम से दक्षिण एशिया भी उसी गति से एक दूसरे से जुड़ सकता है, एक दूसरे के साथ मिलकर विकास कर सकता है, जैसे विश्व के अन्य क्षेत्रों ने किया है। तो पहली चीज तो यह है कि हम लोग ये देखते हैं कि दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी समस्या, इसको बोलते हैं लिगेसी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की जो एक हमारे सामने चैलेंज है, एक हमारे सामने जो एक चुनौती है इतिहास की, उस इतिहास की चुनौती ने दक्षिण एशिया को पीछे ढकेला। और वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दक्षिण एशिया पर अंग्रेजों का जो शासन चला, उन्होंने एक दूसरे से हमको विभाजन करने के साथ ही 1936 में जब हमारे बर्मा हमसे अलग होता है, उसके बाद 1947 में पाकिस्तान अलग होता है, फिर हमारे जो अन्य देश हैं दक्षिण एशिया की, इसमें श्रीलंका प्रमुख है। तो इन देशों के बीच में जो आपसी वैमनस्य उत्पन्न करने में जो अंग्रेजों की भूमिका थी, और खासकर जो हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो 1945 के बाद से वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक और तमाम तरह की चीज़ें जो गठित होती हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गठित होता है, इन सारे के माध्यम से हम लोगों के देशों की जो आर्थिक और जो वैज्ञानिक चुनौतियां थी, जो तकनीकी चुनौतियां थी, उनके समाधान के नाम पर इन लोगों ने हमारे देश के या हम लोगों के देशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की। और यही वो समय है जब दक्षिण एशिया से भारत आगे एक अग्रणी देश के रूप में आगे सामने आता है, और वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक स्वायत्त राजनीति, एक ऐसी राजनीति जो पक्षों की राजनीति से या गुटबंदी से अलग होकर के एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। और आरंभ में अगर देखा जाए तो एक पाकिस्तान के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण एशिया जो है वो क्यों एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के संस्कृति भी एक लगभग दूसरे से मिलती हो, सामाजिक संरचना, आर्थिक जरूरतें, हमारे रोजगार की समस्या, गरीबी की समस्या, पर्यावरण की चुनौती, नदियों का एक दूसरे में मिला हुआ होना, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारे के सारे देश एक दूसरे से भौगोलिक रूप से, यहाँ तक हमारा जो अफगानिस्तान है, ये सारे के सारे देश एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड है। और इसके अलावा प्रकृति के जो द्वारा दिए गए संसाधन, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, उनसे भी ये देश पूरी तरह से संपन्न है। साथ में ये देश जो मानव संसाधन होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनसे भी भरपूर है। लेकिन क्या वजह है कि ये देश आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी हम लोग पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, और यही परिचय का सबसे बड़ा आधार होगा। दक्षिण एशिया को आमतौर पर जो
कि सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र हो सकता था, उसे क्यों सबसे अधिक खतरनाक क्षेत्रों में, असुरक्षित क्षेत्रों में माना जाता है? पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। तो इसका जो कारण है, ज़्यादा दूर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। 1979 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के साथ ही अफ़गानिस्तान हमेशा के लिए अशांत हो गया। 1970 से 80 के दशक में अगर अफ़गानिस्तान का हम विकास देखें, तो वहाँ पे आंतरिक समस्याएँ ज़रूर हैं, लेकिन आतंकवाद जैसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1979 यानी 1979 में सोवियत संघ का अफ़गानिस्तान में वहाँ की तथाकथित कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बचाने के लिए किया गया हस्तक्षेप इस पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा किया। वहाँ पर सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका ने वहाँ के स्थानीय लोगों को, पाकिस्तान के स्थानीय लोगों को, जो बहुत सारी जनजातीय क्षेत्रों में, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का भी था, इधर उसी फाटा से जुड़ा हुआ आपका अफ़गानिस्तान के जो ट्राइबल इलाके हुआ करते थे, इन सारी जगहों पर जो स्थानीय प्रतिरोध था, चूँकि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, वो भी एक ऐसे लोग हैं जिनके अंदर स्वाभिमान बहुत है और वो ये चाहते हैं कि वे अपने शासन को स्वयं करें। साथ में जो अफ़गानी सोसाइटी है, अफ़गानिस्तान का जो समाज है, वह अपनी नीतियों, मूल्यों और परंपराओं में बहुत विश्वास करता है और वो परंपराएँ भी पूरे अफ़गानिस्तान में एक नहीं है। इसलिए भिन्न-भिन्न जो ट्राइब्स या जो जनजातियाँ हैं, उनकी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, अपने-अपने आदर्श हैं। ये अलग बात है कि पूरे अफ़गानिस्तान का एक धर्म है इस्लाम। और उसमें भी जो सुन्नी इस्लाम है, उसका वहाँ पे डोमिनेंस है। तो सुन्नी इस्लाम के डोमिनेंस होने के बावजूद भी जो लोकल लेवल के कस्टम्स हैं, जो उनकी ट्राइबल मान्यताएँ हैं, उन कारण से उनमें आपस में भी बहुत एकता नहीं है। लेकिन एक बिंदु पर वो सारे लोग एक हैं कि इनके पर बाहरी कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। इसी भावना का लाभ उठा कर के अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद लेकर के और वहाँ के असंतुष्ट इन गुटों को हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक प्रोवाइड करना शुरू किया और दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन जो आतंकवादियों का है, अल-कायदा का वहाँ जन्म होता है। उसी के साथ तहरीक-ए-तालिबान का जन्म होता है, लश्कर-ए-तोयबा का जन्म होता है, जैश-ए-मोहम्मद का यानी कि इस तरह से हम देखें अगर तो पचासों की संख्या में दुर्दांत आतंकवादी संगठन खड़े हो जाते हैं और उसके अलावा एक नया कांसेप्ट अफ़गानिस्तान देता है वॉरलॉर्ड्स का। कि जहाँ पर छोटे-छोटे कबीले ज़रूर हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान से मदद ले रहे हैं, कुछ ईरान से मदद ले रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने भी यहाँ के कुछ स्थानीय जिसको हम नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं, उनको मदद करने की कोशिश की और इस प्रकार अफ़गानिस्तान पूरे साउथ एशिया के लिए टेररिज़्म का एक एपिसेंटर बन गया। और इसी ने इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान ने आरंभ में इस आतंकवाद को बढ़ाने भारत ने कभी भी नॉर्दर्न अलायंस के माध्यम से आतंकवाद को नहीं बढ़ाया, बल्कि उन शक्तियों को भारत ने प्रमोट किया, जो वहाँ की स्थानीय शासन को प्रमोट करना चाहते थे, जो वहाँ पे लोकतंत्र के समर्थक हुआ करते थे। उन लोगों को भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मुफ्त में शिक्षित किया गया और उनके राजनेताओं को भी यहाँ पर राजनीति की, अर्थनीति की बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई कि जिससे अफ़गानिस्तान को एक सुशासन प्राप्त हो सके। भारत दक्षिण एशिया का सिर्फ प्रधान देश नहीं है, सबसे बड़ा देश नहीं है, बल्कि भारत ने हमेशा से अपनी इस बृहत्तर ज़िम्मेदारी को समझा है कि दक्षिण एशिया को बिना विकसित किए, दक्षिण एशिया को बिना एक-दूसरे से एकताबद्ध किए, भारत कभी भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा रोल नहीं कर सकता। और बार-बार इन्हीं देशों को कभी अमेरिका के माध्यम से, तो कभी वेस्ट एशिया के देशों के माध्यम से और अब आज की डेट में चाइना के माध्यम से इन देशों को भारत के विरोध में उनको प्रमोट किया जाता है। उनको कहा जाता है कि भई भारत के खिलाफ आप लोग चलिए क्योंकि भारत आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अर्थात उनको उकसाया जाता है भारत के खिलाफ और इस कारण से भारत को एक स्थानीय स्तर पर भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास को देखें 1947 के बाद से तो भारत ने सर्वदा इन देशों को यहाँ पे जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि अफ़गानिस्तान में भारत ने किस तरह से जो उत्तरी गठबंधन जिसको नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं, उनके नेताओं की शिक्षा से लेके तमाम तरह के जो राजनीतिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। और भारत ने हमेशा इस बात को विश्वास किया कि हम अगर चाहते हैं कि दक्षिण एशिया बढ़े, तो भारत तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक दक्षिण एशिया नहीं बढ़ता है। तो भारत ने इन लोगों को पॉलिटिकली सपोर्ट किया, लेकिन कभी भी किसी आतंकवादी संगठन को भारत ने सहयोग नहीं किया।
यह अफ़गानिस्तान जो अमेरिका और पाकिस्तान के माध्यम से, बाद में चाइना और उस ईरान के माध्यम से इन लोगों को जो दिया गया सपोर्ट दिया गया, उस कारण से वहाँ आतंकवाद की एक फैक्ट्री बन गई। और इसने क्या किया कि भारत की कश्मीर क्षेत्र में, इसके अलावा विश्व के अन्य क्षेत्रों में, यहाँ तक कि जिस ईरान ने उनको मदद की, उनके ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी तहरीक-ए-तालिबान ने स्थिति ये है कि उनके आंतरिक क्षेत्रों में कराची से लेकर के और इस्लामाबाद कोई ऐसी जगह वहाँ पर नहीं बचा है जो सिंध प्रोविंस है जहाँ पर भयानक आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हो रही। इसलिए यह एक सबक भी है कि अगर आप आग से खेलेंगे तो आप जल भी सकते हैं और जलते भी हैं। ये उसका उदाहरण बहुत बड़ा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक उदाहरण है दक्षिण एशिया में कि किस तरह पाकिस्तान एक समय में अपने को अफ़गानिस्तान का बड़ा भाई या अफ़गानिस्तान को अपना एक तरह से ट्विन प्रोविंस मानता था। कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से जुड़ा हुआ है, अफ़गानिस्तान भी एक हमारा वहाँ पर प्रांत है और वहाँ पे हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से भारत की किसी भी भूमिका को हमेशा से खारिज करने की कोशिश करता था और इस कारण से पाकिस्तान ने हमेशा भारत को वहाँ पर पराजित करने के लिए कभी चाइना से तो कभी कभी ईरान से तो कभी अन्य देशों से जो पश्चिम एशिया के देश हैं जिसमें कि आप सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरात है, इन देशों से सहयोग लेकर के या इन देशों को भी भ्रम में डाल करके और भारत को वहाँ से आउट करने के लिए दबाव बनाया। यहाँ तक अमेरिका भी भारत को जबकि भारत ने जब तालिबान का वहाँ से शासन हटता है 2003 के बाद से, तो वहाँ पार्लियामेंट बनाने से लेकर के तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो ढांचागत विकास है, जिसमें सड़कें हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, उनके बनाने में बहुत उदारता से सहयोग किया और भारत के इस उदाहरण को पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका में भी बहुत सराहा गया। लेकिन चाइना के और पाकिस्तान के दबाव के कारण से भारत की भूमिका को सीमित करने के लिए बार-बार प्रयास किया जाता रहा और यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत को इस बात के लिए आगाह करता रहा कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा धीमा कर दीजिए क्योंकि हमको पाकिस्तान और चाइना को भी इसके साथ जोड़ के आगे ले चलना है। तो हम लोग इस बात को देखेंगे कि भारत ने यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में मदद किया। बांग्लादेश की स्थिति में पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में जब नरसंहार जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान कर रहा था वहाँ पर, तो लाखों की संख्या में वहाँ पर शरणार्थी भारत में आ गए थे और इनके साथ-साथ वहाँ की स्थानीय जो जनता थी, जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति थी, उसको दबाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए जो पाकिस्तान प्रयास कर रहा था, अपनी सेना भेज कर के वहाँ पर प्रयास कर रहा था। इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए हम वहाँ की संस्कृति पर, वहाँ की भाषा पर, वहाँ की वेशभूषा पर, सब पर प्रहार हो रहा था। तो हम देखते हैं कि किस तरह से भारत ने वहाँ पर मानवता के नाम पर, वहाँ के स्थानीय संस्कृति और राजनेताओं को के आह्वान पर और वहाँ पर जिस तरह से महिलाओं और बच्चों की हत्या की जा रही थी, उनको इन सब को देखते हुए भारत ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने में भारत की अग्रणी भूमिका थी। भारत ने वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व को भी बहुत मदद किया, यहाँ तक भारत ने उनको आर्थिक रूप से भी बहुत मदद किया और भारत इस तरह से अपने उदाहरण से, अपने सहयोग के माध्यम से भारत ने सर्वदा दक्षिण एशिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब हम अगर देखें तो सबसे बड़ा आबादी का देश भारत ज़रूर है, लेकिन भारत जैसी ही समस्याएँ अन्य देशों में भी हैं, लेकिन भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। भारत एक वैज्ञानिक शक्ति भी है। भारत का तकनीकी विकास भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। तो हम यह देख सकते हैं कि भारत और अन्य देशों में समस्याएँ जैसे मान लीजिए गरीबी है, उसके अलावा अशिक्षा है। ये सारी चीज़ें 1947 से और 50 के बीच में एक थी। लेकिन भारत ने लगातार योजना आयोग के माध्यम से, अपने देश की अच्छी नीतियों के माध्यम से, देश की गरीबी पर, देश की इलिटरेसी पर, देश के ढांचागत विकास पर, वैज्ञानिक विकास पर सर्वाधिक रूप से भारत ने प्रयास किया और भारत को सफलता प्राप्त हुई। लेकिन इन देशों में खासकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, अफ़गानिस्तान की तो ख़ैर बात ही आप छोड़ दीजिए, म्यांमार हुआ, ये सारे के सारे जो देश हैं, वो आंतरिक जो विरोध थे उनके, उनका समाधान वे नहीं कर पाए। और इस कारण से ये समस्याएँ सामान्य होने की वजह से भी ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये देश
भारत के साथ पैरेलल थोड़ा भी आगे बढ़ सके, बल्कि ये लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तो कभी अमेरिका के शरण में, तो कभी चीन के शरण में जाते रहे और इस तरह से ये जो देश है, महाशक्तियाँ जो हैं, विदेशी शक्तियाँ हैं, वो इनका लाभ लेती रही। तो इस लाभ लेने के कारण से दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियों का बड़ा हस्तक्षेप हुआ और इस हस्तक्षेप के कारण हुआ क्या कि ये देश जो थे वे अपनी स्वतंत्र और स्वायत्त नीतियों का निर्माण ही नहीं कर सकते। कोई भी देश जो है वो तब एक वाइब्रेंट कंट्री के रूप में, एक जीवंत और एक तरह से डायनामिक कंट्री के रूप में गतिशीलता से आगे तब बढ़ता है जब वहां की स्थानीय आवश्यकताओं, वहां की जो परंपराएं हैं, वहां की जो जनता की ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रख कर के जब नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो वहाँ की सरकार ही तो उन चीज़ों को समझ सकती है ना। लेकिन जब चीन की सरकार पाकिस्तान के लिए नीति बनाएगी, 1900 अगर देखा जाए तो 60 के बाद से अमेरिका और 1960 से लेकर के चाइना का भी हस्तक्षेप बढ़ता रहा। 47 से 60 तक केवल अमेरिका जो भी कहता था पाकिस्तान वही करता था। अफ़गानिस्तान की स्थिति ये थी कि ये चाहता था सोवियत संघ कि जिस तरह पाकिस्तान में फुटहोल्ड अमेरिका का है, उसी तरह हमारा फुटहोल्ड जो है वो अफगानिस्तान में हो, क्योंकि भारत जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत की विदेश नीति में निर्गुट आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया और आज भी वर्तमान परिस्थितियों में भारत ने कभी भी अपनी नीति का निर्धारण, चाहे वो हमारी आर्थिक नीति हो, हमारी सामरिक नीति हो, हमारी वैज्ञानिक नीति हो, हमारी सामाजिक राजनीतिक किसी भी प्रकार की नीति हो, हम लोगों से प्रेरणा तो अवश्य लेते हैं, लेकिन हम किसी के निर्देशन पे नहीं चलते। और इसका ठीक उल्टा अगर आप देखिए, तो चाहे वो मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, एक पॉसिबल एक्सेप्शन यू कैन आप कह सकते हैं कि एक स्वर्णिम इसका अपवाद हो सकता है श्रीलंका, जिसने भी कम से कम अपने को थोड़ा बहुत बचाया। लेकिन 2000 के दशक के बाद अगर हम देखें, सन 2000 के बाद देखें, जब महिंदा राजपक्षे का वहां पर आगमन होता है, तो वो पूरी तरह से अपने को चाइना की ओर कर देते हैं। तो हम जो आपसे ये चर्चा कर रहे हैं, चाहे हमने पाकिस्तान का आपको उदाहरण दिया, हमने अफगानिस्तान को उदाहरण दिया, आपको श्रीलंका का उदाहरण दिया, इन 3 देशों के उदाहरण से, उसके अलावा आज आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से मालदीव में चाइना का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और मालदीव चाइना की एक कॉलोनी के रूप में काम कर रहा है। अगर इसकी तुलना आप बांग्लादेश में भारत के रोल को देखिए, तो भारत ने सर्वदा अपने आचरण और कृत्यों से दुनिया के सामने उदाहरण दिया। भारत उपदेश नहीं देता है। भारत ने बांग्लादेश को आजाद करने के बाद से उनको पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप अपनी सरकार बनाइए, आप लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, किंतु हमारी भूमिका बस यहीं तक है। आप कैसे आगे बढ़ेंगे, निर्णय आप करेंगे। आरंभिक कुछ दिनों के जो वहाँ पर गतिरोध उत्पन्न होता है बंगबंधु की मृत्यु के बाद या उनकी हत्या के बाद से, वहाँ पे मिलिट्री शासन आता है और फिर बाद में वहाँ के जो 2 राजनीतिक दल सामने आते हैं, जो परस्पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना वहाँ पर होती है। फिर बाद में वहाँ पर भी मुस्लिम लीग और तमाम तरह के कम्युनल एलिमेंट के माध्यम से जो एक शेख हसीना और खालिदा जिया, 2 प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं और खालिदा जिया जो है वहाँ पर दक्षिणपंथी जो इस्लामिक जो संगठन है और खासकर जो सांप्रदायिक संगठन है और पाकिस्तान से अलग से इन 3-3 चीज़ों से गाइड होने लगी और उन्होंने अपने देश में एक प्रकार से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कर दिया और हर एक समस्या के समाधान में वो हमेशा इस्लामिक कार्ड खेलती थी और अफ़गानिस्तान वो और बांग्लादेश को उन्होंने एक जटिल दौर में, लेकिन उससे भी मुक्ति भारत ने उनको नहीं दिलाया। वहाँ पर ही वहाँ की अपोजिशन पार्टी ने उनको हराया और हराने के बाद से शेख हसीना की सरकार वहाँ स्थापित हुई और उसने वहाँ पर इस्लामिक एलिमेंट्स को, खासकर जो आपका सांप्रदायिक तत्व था, उसको दूर करने की कोशिश की। भारत ने 1990 के बाद से जब नरसिम्हा राव का आगमन होता है और लुक ईस्ट पॉलिसी भारत करता है, लेकिन साथ में दूसरे राजनेता हमारे आते हैं और आई के गुजराल हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सारे लोगों ने कहा कि भाई हमें अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छा करना चाहिए और तभी भारत आगे बढ़ सकता है। तो पड़ोसियों से संबंध स्थापित करने के लिए हम लोगों ने हमेशा से ही अपने देश के बगल के राज्य को, चाहे वो पाकिस्तान ही हमारा क्यों ना हो, जो कि 3-3 4-4 बार भारत पर हमला कर चुका है, इन सब के साथ हमने हमेशा, भारत ने कभी ये अपेक्षा ही नहीं करी कि वो हमको क्या दे रहे हैं। भारत ने सर्वदा इस बात का प्रयास किया कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश हो, चाहे
चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो। भारत मालदीव की तो स्थिति ये है कि आप जानते हैं कि 1988 में वहाँ पर सैनिक विद्रोह होता है और वहाँ के प्रधानमंत्री को, वहाँ के राष्ट्रपति को कब्ज़ा कर लिया जाता है वहाँ पर आतंकवादियों ने। भारत की उस वक़्त तात्कालीन सरकार ने वहाँ जाकर के उनकी मदद करके और देश की सरकार को बचाया। आज वही मालदीव भारत के विरोध में इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पर भारत की जो विरोधी शक्तियाँ हैं, खासकर चाइना, उसके हस्तक्षेप से वो काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में, उनके आर्थिक विकास में, भारत ने नदी जल बँटवारे में बांग्लादेश के साथ बहुत उदारता अपनाई। भारत ने उनके साथ भूमि का हस्तांतरण में भी उनकी जो माँग थी उसको स्वीकार करते हुए बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो उनको दिए गए। यहाँ तक कि वर्तमान सरकार ने भी 2015-16 में बांग्लादेश की कुछ माँगों को स्वीकार करते हुए उनको दिया। तो भारत ने यूनिलैटरली कई बार एक पक्षीय तरीके से ही बहुत सारी सुविधाएँ इन देशों को प्रदान की, यह मानते हुए कि इन देशों का विकास अगर हो रहा है इसका मतलब कि भारत का विकास हो रहा है। वहीं पर अगर हम तुलना अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की, म्यांमार की करें तो किस तरह देखते हैं कि कहीं सोवियत संघ, तो कहीं पाकिस्तान, कहीं कहीं अमेरिका, तो कहीं चाइना, इन देशों में सिर्फ़ अपनी मैत्री को नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि उस मैत्री के माध्यम से इन देशों की आंतरिक नीतियों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये देश स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर सकते। तो इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ हमने देखा कि जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ता है, तो उन देशों को निर्णय लेने में बड़ी मुश्किल होती है। निर्णय इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि आप अपना निर्णय तो लेते नहीं, यह जानते हुए भी कि हमारे लिए फ़ायदा क्या है। हमेशा पाकिस्तान के अंदर हम इस आवाज़ को उठते हुए देखते हैं कि अगर हम व्यापार में आज पिछड़ रहे हैं, अगर हम आर्थिक रूप से पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। आप देख रहे हैं कि विगत कम से कम 5 वर्षों से पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब। वहाँ के राजनेता भी इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए हमें न तो अमेरिका उबार सकता है, न इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते कर लें और भारत से हम अपने व्यापारिक रिश्तों को, पारगमन को, यहाँ से हम अपने आवागमन को और टूरिज़्म को, पर्यटन को बढ़ावा दें, तो पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से केवल वैमनस्य को स्थगित करके, समाप्त तो नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के सामने जो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक विभाजन का जो इतिहास है, उससे वो उबर नहीं सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक सीमा है और यही उसके विकास की भी बहुत बड़ी सीमा है। भारत ने कभी भी उस जो कटु अनुभव था, जो इतिहास का कटु सत्य था, जिसने हमारे देश के जो एक बहुत बड़ी भूभाग था, उस भूभाग को जो दूसरे देशों को देना पड़ा विभाजन के बाद, पूर्वी क्षेत्र में जिसे आज हम बांग्लादेश जानते हैं, वो कभी हमारा पूर्वी बंगाल था और आज हमारे पास उसका आधा ही हिस्सा है, जिसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान कभी भी एक स्वतंत्र देश नहीं था। पाकिस्तान भारत का अभिन्न अंग था और वहाँ पर हम देखते हैं तो सिंध है, कराची है, इस्लामाबाद है, ये सारे के सारे जो है भारत के अभिन्न अंग हुआ करते थे और आज भी यहाँ की जो खान-पान से लेकर के जो सांस्कृतिक विरासत है, पाकिस्तान ने धर्म के रूप में इस्लाम को ज़रूर स्वीकार कर लिया, किंतु पाकिस्तान जो है वो सांस्कृतिक तौर पर और आदर्श के रूप में वहाँ के लोगों के मन में उनके उनके उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो इंडियन कल्चर एक है जिसको हम बोलते हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसको वो आंतरिक तौर पर स्वीकार करते हैं। तो पाकिस्तान में बात बार-बार उठ रही है कि भारत से अगर हम अपने संबंध अच्छा कर लें, तो पाकिस्तान का आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से विकास हो सकता है। लेकिन ये काम वो इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके देश में चाइना का अतिशय हस्तक्षेप है और चाइना कभी नहीं चाहता है कि भारत जो है एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चाइना जो इन देशों को, खासकर म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और कुछ हद तक वो नेपाल में भी हस्तक्षेप कर रहा है, कुछ हद तक वो अगर देखा जाए तो अ, म्यांमार में भी हस्तक्षेप कर रहा है, थाईलैंड में भी शायद। तो वो जो उसके हस्तक्षेप का जो सबसे नकारात्मक पहलू है, वो नकारात्मक पहलू ये है कि वो वहाँ के आर्थिक संसाधनों पर उसकी निगाह होती है, वहाँ के सामरिक संसाधनों पर उसकी निगाह होती है और वो चाहता है कि इनका हम मैक्सिमम दोहन कर सकें।
भारत के मजबूत होने या भारत के साथ इन देशों के रिश्तों का अच्छा होने से जो सबसे बड़ी चुनौती चाइना के सामने है वो ये है कि फिर चाइना अपने अनुकूल ये काम नहीं कर सकता। चाइना फिर उन देशों का जो शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहा है, वो नहीं कर सकता है। तो इस कारण से चाइना, और एक समय था जब अमेरिका, एक समय था जब सोवियत संघ इन देशों की राजनीति को तय करते थे। लेकिन आज वही जगह दक्षिण एशिया में दुर्भाग्य से देखा जाए तो चूंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसका हस्तक्षेप और चाइना के हस्तक्षेप में बहुत ज़्यादा जो क्वालिटी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी डिफरेंस है। और इस कारण से चाइना का हस्तक्षेप जो है वो इनसाइडियस होता है, एक ऐसा आंतरिक तौर पर होता है कि जो बाहर से तब दिखाई पड़ता है जब अंदर से आप खोखले हो चुके होते हैं। अफगानिस्तान का नष्ट होना तो हम देख सकते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच में वो पिसा, लेकिन जिस तरह से अभी श्रीलंका में बिल्कुल दिवालियापन आ गया था, लोग सड़कों पर उतर गए थे, उसी तरह से हमने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान में लोग रोटी के लिए, आटा के लिए, ब्रेड के लिए लाइन लगा रहे हैं और नहीं मिल रहा। ये स्थितियां इन दो देशों की क्यों हुई? तो अगर इन दोनों देशों पर अगर हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों के दोनों देश चाइना के अधीन अपनी सारी राजनीतिक आर्थिक नीतियों को कर दिए, जिसका परिणाम कि ये दोनों देश दिवालियेपन पर आके खड़े हो। तो इसी कारण से भी हम देखते हैं कि जो सुरक्षा की अवधारणा दक्षिण एशिया में उत्पन्न होती है वो इन बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप के कारण से होती है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने जो ही आपको दक्षिण एशिया में जब हमने आपको परिचय कराया तो हमने बताया कि इसमें इतिहास के बहुत ऐसे प्रश्न थे जो अनुत्तरित रह गए। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इतिहास के अनुत्तरित प्रश्न थे। बहुत सारे ऐसी चीजें थी जहां पर सीमाओं को लेकर विवाद, चीन से भी जो हमारे सीमा का विवाद है वो भी इतिहास का ही प्रश्न है। लेकिन जो हमारा विवाद दक्षिण एशिया में दिखाई पड़ता है, भारत का, पाकिस्तान का अफगानिस्तान का, उसके अलावा जो अगर हम देखें तो समुद्री मार्गों से जो हमारे व्यापार होते हैं उनमें समुद्री सीमा को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में अक्सर विवाद होता रहता है। तो ये विवाद जो है वो भारत का या श्रीलंका का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये इतिहास का प्रश्न है। तो क्या मान लिया जाए कि इन इतिहास के प्रश्नों के कारण से ही दक्षिण एशिया कभी भी विकसित नहीं है या अनोखा, ऐसा नहीं है। इतिहास के इससे भी विकट प्रश्न अगर हम देखें तो यूरोप की राजनीति में है, जहां सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक वो लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, सीमा को लेकर लड़ते रहे, धर्म को लेकर के लड़ते रहे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में लड़ते रहे, और हर देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहा है। इटली के ऊपर कभी फ्रांस आक्रमण कर रहा है, कभी इंग्लैंड का आक्रमण हो रहा है, कभी जर्मनी का आक्रमण हो रहा है। फिर जर्मनी के ऊपर हम देख रहे हैं कि किस तरह से फ्रांस का आक्रमण हो रहा है, किस तरह जर्मनी और फ्रांस का विवाद आगे चल कर के प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लेता है, किस तरह फिर जर्मनी और इटली का बहुत तेजी से फांसीवाद और नाजीवाद के रूप में विकसित होने की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। तो हम तो देखते हैं कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पूर्व तक दुनिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र अगर कोई था तो यूरोप था, और पूरी दुनिया की राजनीति को हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो राजनीति यूरोसेंट्रिक थी। अब वही स्थिति जो है कुछ हद तक हमने देखा कि जो ही 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है, एक नया क्षेत्र है दक्षिण एशिया तो बहुत नीचे आता है, पश्चिम एशिया जिसको हम बोलते हैं वेस्ट एशिया, या जो अमेरिका और जो यूरोप के जो देश हैं उनके लिए वो मिडिल ईस्ट है, और भारत के लिए वो वेस्ट एशिया है। तो जो जटिलता यूरोप में 1945 के पहले थी, यूरोप ने अपने इतिहास के प्रश्नों को सुलझाया, और धीरे धीरे उन लोगों ने इस बात को महसूस किया कि अगर हम लोग एक दूसरे से इसी तरह से लड़ते रहे तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? तो हमें करना ये चाहिए कि हमें एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करना चाहिए, और निकट आने के लिए उन लोगों ने वार्ताएं करना शुरू की। यूरोप में सबसे पहले उन लोगों ने यूरोप के लिए ट्रेड एसोसिएशन बनाने की कोशिश की, फिर कोल एसोसिएशन बनाने की कोशिश की, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्रयास किया, और इस तरह से सैकड़ों बैठकों के बाद 1990 के दशक में यूरोपियन यूनियन का अस्तित्व सामने आता है। ठीक इसी प्रकार से यूरोप और अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने आपस में सैकड़ों वार्ताएं की, जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट।
और इन बैठकों को 60-70 के 1950 के दशक से ही लेट से शुरू हो गया था, लेकिन 60 और 70 के दशक में गतिशीलता इसको बनाए रखा गया। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि 1995 में 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे सामने एक संगठन आता है। हम 2 उदाहरण आपके सामने रखें। पहला ये कि पश्चिमी देश जिनके अंदर इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, आंतरिक विरोधाभास, हजारों साल तक यानी कि सैकड़ों साल तक लड़ते रहे और हजारों साल तक ये देश कभी भी एक नहीं रहे। यूरोप तो अलग था ही था, अमेरिका हमेशा अलग ही रहता था, जिसको हम पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन के रूप में देखते। लेकिन क्या वजह है कि ये लोग अपने इतने भयानक प्रश्नों को हल करके, और एक तरफ यूरोप ने यूरोपियन यूनियन बनाया, तो दूसरी तरफ अन्य देशों ने भी उसमें उनके साथ मिल करके और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO बनाया। और ये देश एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और निकट ही आने के साथ साथ ये पूरी दुनिया की राजनीति पर और खासकर आर्थिक नीति को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। तो क्या वजह है कि दक्षिण एशिया अपने इन अनिवार्य स्थानिक अस्थाई जो जो अस्थाई तत्व हैं या अनिवार्य रूप से विवादित क्षेत्रों की अवधारणा है, इनसे मुक्त नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमको भी अगर नए रास्ते हम नहीं बना सकते तो हम उन रास्तों पर कहते कहते हैं कि महाजनो जेन गता सपंथा, जिस रास्ते पर महाजन कौन होता है? महाजन वो नहीं होता कि जिस जो कोई एक विशेष व्यक्ति होता है या जो कोई अवतारी व्यक्ति होता है। महाजन वह होता है जो अच्छे कार्य करता है और वो समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। उसी तरह से महान देश वो है जो अच्छे रास्ते बनाता है, शांति और सहयोग की दिशा में प्रयास करता है, और वो प्रयास जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो देश हैं, खासकर फ्रांस है, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, ये देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। और अगर हम पूरे इतिहास को देखें यूरोप के, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, हैब्सबर्ग है, प्रसा है, ये रसा है, रशा, ये सारे देश एक दूसरे से लड़ते रहे। और यही वो देश है जिन देशों के आंतरिक विवादों ने 2-2 विश्व युद्ध को संभोगा, 2-2 विश्व युद्ध हुए। अगर उससे हम तुलना करें दक्षिण एशिया का, तो दक्षिण एशिया तो भी कुछ भी नहीं। अगर इससे तुलना करें हम पश्चिम एशिया की, तो पश्चिम एशिया भी इसके सामने कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर 2 चीजों के लिए विवाद था और दोनों चीजों को लेकर कभी विश्व युद्ध नहीं हुआ। एक है आयल, दूसरा इजराइल। आज भी वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं कि इजराइल और ये जो हमास की लड़ाई चल रही है, या ये जो देखें हम तो फिलिस्तीन की जो प्रॉब्लम है जिसमें लगातार इजराइल अटैक कर रहा है 7 अक्टूबर के हमले के बाद से। तो इसका मतलब कि ये 1950 से जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो आज तक वहां पे है। लेकिन ये क्यों है? इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भी विदेशी हस्तक्षेप है, लेकिन ये कभी भी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल तक यूरोप की समस्याएं थी। तो यूरोप अपनी विकट समस्याओं का समाधान करके अपनी उन ऐतिहासिक अनिवार्य रूप से विवादित क्षेत्रों की अवधारणा को भी समाप्त करके अगर आगे बढ़ सकता है, तो क्या वजह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते? इस पर हमें ध्यान देना, और यहीं से हमारी सुरक्षा की अवधारणा शुरू होती है कि वास्तव में सुरक्षा है क्या। ये आतंकवाद जो है ना, वो ये नहीं है कि भाई, जैसे कि वाल्टर लिपमैन कहते हैं कि भाई राष्ट्र उस सीमा तक सुरक्षित है जहां युद्ध से बचने की उसकी इच्छा पर मूल मूल्यों को त्याग करने का खतरा नहीं है। यदि चुनौती दी जाती है तो ऐसे युद्ध में जीत के द्वारा उन्हें बनाए रखा जाता है। यहाँ मूल्य का तो सवाल ही नहीं उठता है, मूल मूल्यों की रक्षा का सवाल नहीं उठता है, बल्कि यहाँ पर विदेशी इशारे पर काम होता है। भारत में अगर कश्मीर में कोई आक्रमण करता है या हमारे नॉर्थ ईस्ट में कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है म्यांमार के माध्यम से, तो ये म्यांमार नहीं कर रहा है और न अफगानिस्तान कर रहा है, बल्कि इसके पीछे बड़ी शक्तियां हैं। कहीं पर चाइना है, कहीं पर एक समय में अमेरिका हुआ करता था, किसी समय में अफगानिस्तान में बाहरी तत्व के रूप में सोवियत संघ, और आज की डेट में चाइना और पाकिस्तान। अब स्थिति यह है कि उसी आतंकवाद का शिकार पाकिस्तान भी है। तो सवाल ये नहीं है कि हम युद्ध से बचने के लिए हम अपने मूल मूल्यों का त्याग करेंगे नहीं करें, बल्कि हम युद्ध हमारे पर थोपा जा रहा है। और ये थोप कौन रहा है? वो कोई तीसरी शक्ति है जो ये निर्णय कर रही है।
दूसरी तरफ यान बेल्लामी साहब हैं, वो कहते हैं कि युद्ध एक सापेक्ष स्वतंत्रता अपेक्षाकृत उच्च उम्मीद के साथ मिलकर कि हार किसी भी युद्ध का परिणाम नहीं होना, जो न होगा न होना चाहिए। ये सब तमाम तरह की ऐसी चीज़ों को बता रहा है ना कि भाई देखिए, युद्ध जो है वो कई-कई बार स्वतंत्रता के नाम पर लड़ा जाता है और कई-कई बार एक आशंका से लड़ा जाता है कि भाई हमारा कहीं स्वतंत्रता कोई छीन ना ले। लेकिन युद्ध तो युद्ध ही है और उसमें मानवता का नुकसान होता है। इस चीज़ को अगर हम समझें, तो बहुत सारी चीज़ों का हम शांति और सहयोग के माध्यम से हल कर सकते हैं। अब राज्य के सामने खतरा क्या केवल बाहरी हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि राज्य को आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से खतरा है। और आंतरिक रूप से जो खतरा है और उसके अलावा भाई हम पहले क्या था, युद्ध राज्य का राज्य से। यूरोप की भी लड़ाई अगर देखें तो स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भारत और चीन 2 राज्य हैं जो आपस में लड़ते हैं। भारत, पाकिस्तान 2 राज्य हैं जो आपस में, इनको हम पारंपरिक खतरे बोल सकते हैं। लेकिन गैर पारंपरिक खतरे वो हैं जो हमारे देश के भीतर से भी होते हैं और बाहर से भी होते हैं, लेकिन वे राज्य नहीं होते। जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुरक्षा को दुनिया में सबसे अधिक खतरा अगर किसी को है, किसी से है, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। अब एक नए तरह के खतरे सामने आए, जिनको हम बोलते हैं पर्यावरण का खतरा, बेरोजगारी का खतरा, गरीबी का खतरा। ये खतरे साधारण नहीं है, ये खतरे बहुत बड़े हैं। किसी भी देश में अगर वहां की अधिकांश जनता जो मीनिंगफुल जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि अच्छा अपने जीवन को के जो मूलभूत आवश्यकताएं, इनको अगर रोजगार के माध्यम से नहीं पूरा कर सकती है, तो फिर उस देश की जनता जो है उसमें एक तरह से अनरेस्ट, एक तरह से उसके अंदर बेचैनी उत्पन्न हो जाती है कि जो सरकार या जो राज्य हमारे बीच में है, वह हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो फिर वो एक तत्व होता है जिसे हम बोलते हैं असंतुष्ट तत्व। और इस असंतुष्ट तत्व का, चाहे वो बेरोजगारी से परेशान हो या गरीबी से परेशान हो, उसका खतरा जो है वो किसी भी देश में इसलिए नहीं है क्योंकि वो शस्त्र उठा लेगा, बल्कि उन तत्वों पर आपके जो दुश्मन देश है, जैसे भारत के लिए चाइना का उदाहरण, वो ऐसे छोटे-मोटे भी विवादों को, छोटी-मोटी भी असंतुष्टि को एक बड़ा स्वरूप देने के लिए इन तत्वों को सीधे संपर्क करके और उन्हें अस्त्र-शस्त्र से और तमाम तरह की ऐसी चीज़ों से संपन्न कर सकते हैं, जो हमारे देश की या किसी भी देश की आंतरिक संरचना को नष्ट कर सकते हैं। तो राज्यों को खतरा 2 तत्वों से, एक जिन देशों से हम दुश्मनी है, उनसे प्रत्यक्ष खतरा, जैसे फिलिस्तीन पर इज़राइल से खतरा। जैसे हम देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन पर रसा ने आक्रमण किया। ये पारंपरिक युद्ध हो रहा है। लेकिन गैर पारंपरिक युद्ध क्या है, जो कि हमारे अफगानिस्तान में रोज ही दिखाई पड़ता है, जो कश्मीर में एक समय में करने की कोशिश की जाती थी, जिस तरह से मणिपुर में बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में से नागालैंड है उसमें हस्तक्षेप होता है, मणिपुर में चाइना करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो गैर राज्य तत्व हैं, इनके माध्यम से देश के भीतर जो खतरा उत्पन्न किया जाता है, वो बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो हम देखें तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है स्टीफन वॉल्ट। वो कहते हैं कि भाई प्रदूषण, बीमारी, बाल शोषण, आर्थिक मंदी जैसे गैर राज्य घटकों को शामिल करने को खारिज करने की हद तक जाते हैं, क्योंकि इन बौद्धिक सुसंगतता को नष्ट कर देता है। अरे भाई, राज्य की जो ताकत है उन तमाम सारी चीजों से निर्धारित होती है, और राज्य जो है वो कभी भी केवल आर्थिक विकास के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, के माध्यम से कोई देश मजबूत नहीं होता है, बल्कि देश अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिनमें हम प्रदूषण है, बीमारी है, बाल शोषण है, आर्थिक मंदी है, इनका हम सामना कैसे करते हैं। इसी प्रकार और भी खतरे हैं, जिसमें खासकर माइग्रेशन का है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में रोजगार की समस्या है, बहुत सारे देशों में जो आंतरिक अशांति है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, जहाँ से लोग भाग रहे हैं। तो आप देखिए तो प्रवास का खतरा है। इसके अलावा आर्थिक विकास की ज़रूरतों के नाम पर हम अपने जंगल, अपनी ज़मीन को, पर्यावरण को, नदियों के जल को प्रदूषित करते जा रहे हैं। ये सारे के सारे खतरे जो है ना,
ये सुरक्षा सुरक्षा का जो दो हम लोग खाना बनाए हैं उसके भीतर आते हैं। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की कमजोरियां देश को हमेशा के लिए कमजोर कर देता है। अब अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया में लगभग सभी देश विकासशील अवस्था में, और इसलिए इनके सामने जो चुनौतियां हैं जैसे बेरोजगारी है, विस्थापन है, प्रवास है, अंडर डेवलपमेंट की समस्या है, उग्रवाद की समस्या है, उसके अलावा सबसे अधिक नशीली दवाओं की तस्करी। हमारे जो युवा विकसित हो रहे हैं वो हमारे किसी दुनिया किसी भी देश में जो वहाँ की यूथ पॉपुलेशन होती है, जो युवा जनसंख्या होती है, उस देश के आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास के लिए वो एक तरह से कहिए कि मेरुदंड का काम करती है, रीढ़ की हड्डी का काम करती है। लेकिन क्या हो रहा है कि किसी भी देश को कमजोर करने के लिए अब उस पर आक्रमण करने के बजाय इन युवाओं को, जिनके सामने कभी रोजगार का संकट उत्पन्न हुआ या कुछ भी इस तरह से वो भटके हैं, इन भटके हुए युवाओं को जो ये देश है जो कि दुनिया में अशांति फैला करके और अपने को मजबूत कर रहे हैं, वो इनको पकड़ते हैं और इनको पहले आरंभ में दवाओं की आदतें डलवाई जाती हैं और पूरे के पूरे परिवार के परिवार, प्रदेश के प्रदेश को उजाड़ने की कोशिश की जाती है। इस बीमारी का पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश में, श्रीलंका में तो हम जिक्र कर ही सकते हैं कि थी, पाकिस्तान तो तस्करी से ही भरा हुआ, वहां पर सोने की तस्करी से लेकर के दवाओं की तस्करी, वो देश तो एक तरह से एक फेल्ड स्टेट के रूप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुका है। लेकिन भारत में भी पंजाब राज्य में आपने देखा कि किस तरह से आज से 5-6 साल पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा और वो मुद्दा आज भी शांत शांत नहीं हुआ है। ये इस कुछ हद तक इससे हमारी दिल्ली भी प्रभावित है, इससे नोएडा, गाजियाबाद भी प्रभावित है। इससे अगर देखा जाए तो आपका मतलब जितनी भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जो पाकिस्तान, जो पंजाब से, हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपको गुड़गांव का भी नाम ले सकते हैं। इन जगहों पर ड्रग्स की इतने ज्यादा मामले सामने एक बीच में आने शुरू हो गए। फिर सरकारों ने इन पर कार्रवाई की, लेकिन हम जो इस बात को आपके सामने रेखांकित करना चाहते हैं वो ये है कि देशों को कमजोर केवल हम आतंकवाद की घटना से, बाहरी हस्तक्षेप से ही नहीं करते कि जहां पे हम देख रहे हैं किसी ने किसी देश में सेना भेज दिया, नहीं। अब ये तो बड़ी कॉस्टली चीज हो गई। जो सबसे आसान तरीका है किसी भी देश को नष्ट करने के लिए, नशीली दवाओं की तस्करी शुरू करा दीजिए, वहां के लोगों को हथियार बांट दीजिए, वो खुद ही लड़ मरेंगे। एक दूसरे देश में सांप्रदायिकता फैला दीजिए। सबसे आसान तरीका है धार्मिक उन्माद फैला दीजिए। तो धार्मिक उन्माद फैलने से क्या होगा कि जो लोग आपस में मिल करके या शांति अवस्था में अलग अलग ही देश के आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी विकास में काम करें, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करेंगे, शिक्षा लेंगे, जो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, वो लोग करते क्या है? वो लोग पता लगे कि धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दवाओं को लेकर के दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई जब आप नशे में रहेंगे तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। आप अपने देश पर बोझ हैं, समाज पर बोझ हैं, परिवार पर बोझ हैं। और यही वो बोझ है जो किसी भी देश के विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ा बाधा। दूसरी तरफ जब कोई एक देश दूसरे देश में इस तरह का हस्तक्षेप करेगा, जैसे पाकिस्तान भारत के भीतर, पाकिस्तान बांग्लादेश में, तो फिर वो देश एक दूसरे के निकट कैसे आ सकते हैं? तो दक्षिण एशिया की जो समस्या है वो ये है, एक तो हस्तक्षेप की, दूसरी तरफ कि हम, हमारे लिए जरूरी क्या है तय हम नहीं कर रहे, चाइना तय कर रहा। इसीलिए नेपाल हुआ, मालदीव हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये भी भारत के प्रति सशंकित है। क्यों? भारत ऐसा कुछ भी, भारत इनके लिए आज की डेट में देखा जाए तो नेपाल के सर्वाधिक लोग भारत की सेना में, गोरखा रेजिमेंट हमारे पास थे। हमारे सारे जो आर्थिक उपकरण थे उसके लिए कोई न वीजा, न कोई पासपोर्ट, न कोई रोक, न कोई सीमा। भारत के गोरखपुर से लेकर के और पूरा अगर देखा जाए तो नार्दर्न इलाका जो हमारा है, सिलीगुड़ी से जो कॉरिडोर हमारा बना हुआ है बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल से लेकर के और नेपाल के बीच में अगर आप देखिए तो कोई ऐसी एरिया नहीं है जहां पर कि नेपाल के लोगों को जगह न दी गई हो। भारत में उनके लिए अलग अलग जगहों पर विशेष पॉकेट्स हैं। वह नेपाल भी भारत से, भारत के प्रति कृतज्ञ होकर के या भारत से अपनी अच्छी मैत्री भावना को रख करके आगे बढ़ने के बजाय
चीन के माध्यम से उकसाया जाता है और वो चीन के पाले में जाने के लिए व्यग्र हो जाता है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियां जीत करके आती हैं, चाहे केपी कोइराला साहब हुआ करते थे, चाहे केपी ओली हुआ करते हैं, मिस्टर प्रचंड, पुष्पदहल कमल प्रचंड होते हैं। ये लोग के राजनीतिक विकास में, इन लोगों की शिक्षा दीक्षा में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें ये करना शुरू करते हैं, तो बहुत बार आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर विद्यार्थियों बहुत आसान है। ये नहीं है कि ये लोग फ्री रेडिकल एलिमेंट के रूप में काम करते हैं, बल्कि ये लोग किसी न किसी, अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपनी राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए, अपनी तमाम तरह की बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूर्त करने के लिए धीरे धीरे चाइना और बड़े देशों के साथ एक दूसरे से पहले में तो आरंभ में ये लोग सहयोग लेते हैं, लेकिन बाद में उनके अधीन हो जाते हैं और उनके ही इशारे पर काम करते हैं, क्योंकि जिस दिन वो लोग अपना सहयोग पीछे खींच लेंगे, ये राजनीतिक दल के रूप में कोई भी काम आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी इन देशों में चाइना का, चाहे अन्य देशों का हस्तक्षेप बहुत है। तो बाहरी हस्तक्षेप ही दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है। अब जैसे 1994 में बहुत अच्छी एक रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की, यूएनडीपी जिसको बोलते हैं, यूएनडीपी रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुरक्षा की अवधारणा को बहुत लंबे समय से हमने संकीर्ण रूप से व्याख्यायित किया है कि भाई सुरक्षा मतलब क्या हुआ कि भाई बाहरी लोग आक्रमण कर रहे हैं या देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए, सेना और पुलिस को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन बहुत अच्छी बात ये कहती है, क्या कहती है भाई, देखिए अपने दैनिक जीवन में सुरक्षा की मांग करने वाले आम लोगों की जो जायज चिंताएं हैं, जायज चिंताएं कौन है भाई? सबसे बड़ी बात क्या है? बीमार है, भूख है, बेरोजगारी है, सामाजिक संघर्ष है, राजनीतिक दमन है, पर्यावरण के खतरे हैं। जब हम इनको नजरअंदाज करने लगते हैं तो एक बहुत बड़ी असंतुष्ट पीढ़ी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो हमें जब दक्षिण एशिया में हम सुरक्षा पर चर्चा करेंगे तो हमें इन सभी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, और वो होगा ये कि हम जो चीजें दिखती हैं, जिनको हम रचनावादी प्रतिमान कह सकते हैं, उन्हें भी हमें शामिल करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो विकासशील देश हैं, उनमें पारंपरिक दृष्टिकोण से जो सुरक्षा होती है, उसमें असुरक्षा का प्राथमिक स्रोत जो है वो बहुत कुछ साइकोलॉजिकल भी है। मोहम्मद अयूब ने इस तर्ज पर तर्क दिया कि तीसरी दुनिया में राज्य खुद को मजबूत करने की प्रक्रिया में अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो भाई अपने लोगों के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? इस कारण से कि जब आपकी जो नीतियां होती हैं वो जनता को रोजगार देने के बजाय, जनता के आर्थिक विकास के बजाय, जनता के शैक्षणिक और स्वास्थ्य के विकास के बजाय, जब उनको भावनात्मक रूप से जब उनका दोहन करने लगती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि एक समय में आकर के जब उनकी आंखें खुलती हैं सांप्रदायिकता से, गरीबी से, भूखमरी से, जब पर्यावरण में बहुत सारे हमारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, नदियां हमारी प्रदूषित हो जाती हैं, तो जब लोगों के जीवन पर संकट, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जब ये उत्पन्न हो जाती है, तो वो लोग आपकी नीतियों पर जो है उनकी आंखें खुलती हैं, तो आपकी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो आपका विरोध, आप मतलब कि सरकार का, जब सरकार का विरोध करें, सरकार होते नहीं भाई, शासन तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम ही शासन करेंगे। तो फिर क्या आप करते हैं कि सेना का, पुलिस का, जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनका मदद लेकर के आप लोगों को दबाने का, डराने का, धमकाने का प्रयास करते हैं। इससे परिणाम क्या होता है? आंतरिक रूप से एक ऐसा साइकोलॉजिकल फियर, एक ऐसी असुरक्षा का बोध उत्पन्न हो जाता है कि पूरा देश अशांति की ओर बढ़ने लगता है। सुरक्षा और सुरक्षा की जो कमजोरियां हमारी है, जो क्षेत्रीय स्तर पर है, संस्थागत भी, अब भाई कोई भी देश में संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, चाहे हमारी एग्जीक्यूटिव हो, जो कि काम प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल हो, राज्यों में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल है, इनका काम क्या है? सुशासन को सुलभ कराना। और सुशासन जब नहीं होगा, किसी क्षेत्र का बहुत विकास होगा, किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। कोई संस्था पता लगे कि हमारी पार्लियामेंट बहुत अच्छा काम कर रही तो सरकार नहीं कर पा रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही तो पार्लियामेंट में ही रोज गतिरोध बना हुआ है, लोग विरोध कर रहे हैं, कोई भी बहस नहीं हो पा रही है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट है। तो जब हमारी संस्थाएं जो
आदर्श स्वरूप में जो उनसे उम्मीद की जाती है कि अपने मूलभूत कार्यों का, दायित्वों का अनुपालन करेंगे, जब वो भी नहीं कर पाते, तो देश में समस्याएं खड़ी होती। तो हमें इस चीज को जरूर देखना होगा कि सुरक्षा किसी भी वस्तुनिष्ठ अर्थ में अर्जित मूल्यों के लिए खतरों की अनुपस्थिति मापती है। एक व्यक्तिपरक अर्थ में देखा जाए तो डर की अनुपस्थिति ऐसे मूल्यों पर हमला किया जाएगा। भाई एक समय हमारे में हमारे मूल्य क्या है, जीवन पद्धति हमारी क्या, हमारे आदर्श क्या, हमारी संस्कृति क्या, हमारे भोजन का पैटर्न क्या है, वस्त्र का पैटर्न, जो मतलब हमारी जो सांस्कृतिक और जो सिविलाइजेशनल एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, यानी कि जो हमारी सभ्यता से प्राप्त मूल्य हैं, जो हमारे धार्मिक मूल्य हैं, जो हमारे विश्वास हैं, अगर उन पर खतरा होने लगे तो आप अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। और इसी का संबंध डायरेक्टली हमारी सिक्योरिटी से भी जुड़ता है। यानी कोई भी देश जो है वह तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि अपने देश के लोगों को यह विश्वास उस देश के लोगों के अंदर नहीं हो जाता कि जो हमारे मूल संकल्प हैं, जो मूल मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, हमारे जो आदर्श हैं, वे सुरक्षित हैं कि नहीं। अब हम देखें तो दक्षिण एशिया में एशिया महाद्वीप के 5 क्षेत्र हैं। एक है पश्चिम एशिया है, दक्षिण एशिया है, पूर्वी एशिया है, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व। लेकिन हमारा इस वक्त जो विश्लेषण है वो केवल दक्षिण एशिया है। और दक्षिण एशिया में 8 देश शामिल है। अफगानिस्तान, जैसा मैंने आरंभ में ही आपको बताया, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें भारत में हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो हम पूरे दक्षिण एशिया को एक तरह से जुड़े हुए हैं। दक्षिण एशिया को जोड़ने में अगर हम देखें तो हिंद महासागर का जो पूर्वी पार्ट है वो बंगाल की खाड़ी के नाम जाना जाता है। जो पश्चिमी पार्ट है, क्योंकि वहां अरब देश है, इस कारण से उसे अरब सागर भी जानते हैं। लेकिन अरब सागर एंड बंगाल की खाड़ी बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंद महासागर या इंडियन ओशन जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम दक्षिण एशिया में सुरक्षा के प्रश्न पर चर्चा करते हैं तो दक्षिण एशिया को बहुत पहले भारत की संसद ने इस बात को पास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी इस बात पर चर्चा हुई और इंदिरा गांधी के समय में इंडियन ओशन एज ए जोन ऑफ पीस पास किया गया। और वर्तमान की सरकार जो है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो भी लगातार क्वाड के माध्यम से और तमाम तरह के जो हमारे जो लिटरल कंट्रीज हैं, जिसमें हमने अभी बांग्लादेश है, म्यांमार है, जिसको हम बिम्स्टेक के माध्यम से जानते हैं, थाईलैंड है, श्रीलंका है, इनके माध्यम से हमने एक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल समझौता किया है। तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश की है। उसके अलावा गंगा मेकांग परियोजना हम लोगों ने बनाने की कोशिश की। भारत को म्यांमार से होते हुए, थाईलैंड से होते हुए हमने एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ हमने इस बात को देखा कि किस तरह से हम अंडमान निकोबार द्वीप को अपने मजबूत कर सकते हैं। किस तरह मलक्का स्ट्रेट जो भारत के लिए क्रोकोडाइल का मुंह जिसको बोलते हैं, कि एक तरह से ये एक घड़ियाल का मुख है कि जिसके क्षेत्र से निकलने में बड़े बड़े देशों को भी की हिम्मत जो है डोल जाती है। और वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है भारत को। ये जो आपका हमारा हिंद महासागर है, उसमें खासकर जो आपका मलक्का स्ट्रेट है, भारत की जो अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो है। तो हमने देखा कि किस तरह से अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो एक तरफ हिंद महासागर दक्षिण एशिया को एक प्रकार से सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कवच प्रदान करता है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे कि हिमालय हमारा है उत्तर की तरफ से भारत को, और जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है जैसे खासकर आपके बांग्लादेश है, इधर नीचे अगर देखिए तो श्रीलंका है, इन सारे देशों को एक तरह से एक लाइन ऑफ डिफेंस प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो नीचे हिंद महासागर है वो एक दूसरे, लेकिन साथ में हिंद महासागर जोड़ने के साथ साथ एक बहुत बड़े सुरक्षा का भी चुनौती उत्पन्न करता है। ये कैसे इसको हम शांति रखा जाए, कैसे बाहरी क्षेत्र देशों को, अब हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से म्यांमार में से होते हुए श्रीलंका के मैंने कोको आइलैंड से होते हुए हम्बनटोटा श्रीलंका में पहुंच गया। इधर अगर आप देखिए तो वो दक्षिण एशिया जो पश्चिम एशियाई देश है उनमें भी पहुंचने की कोशिश करता है, हार्न ऑफ अफ्रीका में भी पहुंचने की कोशिश करता है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार चाइना जो है वो हिंद महासागर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को सिर्फ मजबूत ही नहीं कर रहा है बल्कि वो भारत को यहाँ से विस्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दक्षिण एशिया के सामने। और अगर
दक्षिण एशिया ने इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की कि हम एक-दूसरे से लड़ने के बजाय हम एक-दूसरे के और निकट आने का प्रयास करें। तो इसके सबसे बड़ी जो संजीवनी का काम करेगा, दक्षिण एशिया को एक-दूसरे की जहाँ पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था को, हमारी जो आर्थिक विकास है, गरीबी से लड़ने की हमारी क्षमता है, पर्यावरण को मजबूत करने की जो हमारी क्षमता है, प्रौद्योगिकी को एक-दूसरे से विकसित करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें तभी संभव है हम लोग एक-दूसरे से निकट आए। दक्षिण एशिया को नजदीक लाने का काम 1985 में सार्क के माध्यम से उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी और ये बांग्लादेश के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इन लोगों ने मिलकर के एक इसको नजदीक लाने की कोशिश की और फिर बांग्लादेश के ही प्रपोजल पर ये अगर देखा जाए तो एक संगठन सामने आया जिसको हम बोलते हैं सार्क। सार्क बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसमें आरंभ में 7 देश रखे गए। बाद में इसमें अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया। लेकिन आरंभ से ही ये जो देश के मतलब जो देखा जाए 1985 के बाद से ही पाकिस्तान लगातार यह जानने के बावजूद भी कि दक्षिण एशिया संगठन जो सार्क बना उसमें शुरू में ही यह प्रतिज्ञा की गई कि हम लोग जो बायलैटरल इश्यू है या जो हमारे द्विपक्षीय मामले हैं इनको दरकिनार करके और हम अपने आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे को निकट लाएंगे। इस प्रतिज्ञा का आरंभिक विरोध पाकिस्तान ने किया और भारत और पाकिस्तान के इस वैमनस्य के कारण से, खासकर पाकिस्तान के लगातार नकारात्मक कार्यों के कारण से जो हमारा सार्क है वो नहीं विकसित हो पाया। अब आप देखिए किस तरह से यूरोपियन यूनियन ने अर्थ क्षेत्र के माध्यम, बहुत पहले कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर दुनिया के इतिहास को जानना है तो हमें राजनीति से भी ज्यादा हमें उसके आर्थिक विकास और आर्थिक जो उत्पादन है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर नियंत्रण किसका है या अर्थव्यवस्था की गति क्या है, उसके माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। जो पश्चिमी देश है उन्होंने कार्ल मार्क्स का विरोध तो जरूर किया, लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रदान किए गए उस जो बहुत बड़ा एक शस्त्र था, एक बहुत बड़ा साधन था, वो है आर्थिक पहलू। यूरोप के देशों ने उसी आर्थिक सूत्र को पकड़ करके कहा कि हमारे राजनीतिक और सीमा विवाद जो है रहने दीजिए, पहले हम लोग अपने अपने देशों के सहयोग से जो क्षमताएं हमारी है, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और अब हाल सबसे ऊपर जो हमारी आर्थिक, हमारे पास जो चीजें संसाधन है तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो हमारे पास नहीं है, इसलिए वो देश खासकर जर्मनी और फ्रांस जो एक दूसरे के कट दुश्मन, भारत और पाकिस्तान तो उनके आगे कुछ है ही नहीं, ये सारे के सारे देश एक दूसरे के निकट आते हैं यूरोपियन यूनियन के माध्यम से। क्यों नहीं दक्षिण एशिया के देश भी एक दूसरे के निकट आए और सार्क के माध्यम से या बिम्स्टेक के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को अलग करके एक बिम्स्टेक भी बनाने की कोशिश की, लेकिन बिम्स्टेक भी अपना स्वरूप धारण नहीं कर पाया। और ये अगर विश्व बैंक की रिपोर्ट को भी अगर हम देखें तो हम लोग का व्यापार जो है, जो विभिन्न देश के जो व्यापार है, हमारा अगर क्षेत्रफल देख लिया जाए, व्यापार देख लिया, सकल घरेलू उत्पाद देख लिया जाए, तो हमारी क्षमताएं अपार है। लेकिन एक दूसरे में जो व्यापार हम करते हैं लेस देन 4%, हम अगर 100% व्यापार करते हैं तो जो पूरे दक्षिण एशिया का जो योगदान है एक दूसरे के विकास में वो 4% से भी कम है। अब बताइए कि जहां पर इतने संसाधन उपलब्ध हैं और वहां पर भी अगर एक दूसरे से आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि आपकी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, भोजन, हर एक चीज की जरूरतें लगभग एक जैसी, तो हम लोग फिर कर क्या सकते हैं? तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण, एक प्रेरक तत्व हमारे बीच में है, वो है यूरोपियन यूनियन की स्थापना। एक दूसरे से सैकड़ों हजारों साल तक लड़ने वाले देश एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, तो आश्चर्य नहीं है कि दक्षिण एशिया के देश भी एक दूसरे के निकट आए। पाकिस्तान और श्रीलंका के सामने अस्तित्वगत चुनौती आई है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये देश इन समस्याओं को समझेंगे, सहयोग की शक्ति को समझेंगे। हम लोग भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पारंपरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक संसाधन हम लोग के पास है, केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमें पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट को बढ़ा करके एक ऐसे दक्षिण एशिया का निर्माण करना होगा जो कि इस विश्व के लिए
आने वाली मानवता के लिए एक उदाहरण बन सके।